नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैकेनिक्स, इसके हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे लगभग 50-60 क्वेश्चन। तो आइए उसी के आगे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 63 तक कर लिया था। आज हम करते हैं 64 नंबर। लिखा है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। यानी जब कोई नाव किसी पानी पे तैरती है, किसी जगह पे तैरती है, तो कितना भार, उसका पानी का कितना भार हटाती है। तो कितना हटाती है? नाव उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो किसी कालीन की जब सफाई की जाती है तो उसको हम लोग डंडे से पीटते हैं। तो डंडे से पीटते समय उसमें जो भी धूल के कण होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं। तो देखिए, ये होता है न्यूटन के प्रथम नियम के हिसाब से। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे कह दो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कैसे लागू होता है, तो समझिए। जैसे हम जो भी कंबल है उसको छड़ी से पीटते हैं, तो या फिर कंबल को हिलाते हैं ज़ोर से, तो जो कंबल के ऊपर चिपके हुए कण होते हैं वो पहले होते हैं विराम अवस्था में, और अचानक से उन पर पड़ता है झटका तो हो जाते हैं गतिशील। अब चूंकि वो विराम अवस्था में थे तो विराम में ही रहना चाहते हैं, तो वो अपनी स्थिति का विरोध करते हैं, मतलब वो विराम में ही रहते हैं, लेकिन कंबल हो जाता है गतिशील। तो जो जो धूल के कण होते हैं वो विराम होने की वजह से वहीं पे गिर जाते हैं। तो इस तरह से उनको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम लागू होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि जो बर्फ होती है उसका घर्षण बल सड़क की बल से कम होता है। या फिर यूं कह दो कि हम, क्योंकि सड़क से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो पल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जब सड़क पर चलते हैं तो जो घर्षण होता है वो बर्फ पर कम होता है और सड़क पे ज़्यादा होता है, तो हमको घर्षण की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि रोड़ी युक्त सड़क पर बर्फ की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। या यूं कह दें कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो बर्फ चिकनी होती है, मतलब उस पर घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। तो बर्फ पानी में तैरेगी क्यों? क्योंकि पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है और अल्कोहल घनत्व से बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में तैरेगी और उसमें डूब जाएगी। तो लिखा पहला ऑप्शन, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पारदर्शी होने से और तैरने से कोई मतलब नहीं होता। बर्फ पानी के जमने से बनती, बात तो सही, लेकिन यहाँ पे तैरने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं होता जमने की वजह से। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जो जहाज होते हैं ठोस ही होते हैं और पानी पे तैरते हैं। अगला ऑप्शन डी है, बर्फ पानी से हल्की होती तथा अल्कोहल से भारी होती, इसलिए पानी पे तैरती है और अल्कोहल पे डूब जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। स्टील की गोली पारे में इसलिए तैरती है, पहला ऑप्शन दिया है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगला से ऑप्शन, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है इसीलिए तैरती, बात सही है, क्योंकि पारे का जो घनत्व है उसमें अगर स्टील की गोली तैर रही है इसका मतलब पारे का घनत्व ज़्यादा हुआ होगा
और स्टील की गोली घनत्व कम रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखिए, लिखा है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पे तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील के घनत्व से वो ज़्यादा होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे की बारी बाल्टी में तैरती रहेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका मतलब ये होता है कि 4 डिग्री पर जो वाटर होता है, जो जल होता है, सबसे कम स्थान लेता है, यानी सिकुड़ जाता है। जैसे ही 4 डिग्री से उसको ज़्यादा करेंगे तापमान, तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वो धीरे-धीरे सिकुड़ के एकदम सिकुड़ जाता है 4 डिग्री पे आके। 4 डिग्री से जैसे ही तापमान आगे बढ़ेगा तो वो फैलना शुरू करता है और 100 डिग्री आते-आते इतना फैल जाता है कि भाप ही बन जाता है। 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। एकदम घना होता है, एकदम कठोर, मतलब नज़दीक उसके कण हो जाते हैं। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर हमेशा घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आप चाहे छोटा सा टुकड़ा लीजिए किसी वस्तु का, चाहे बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, दोनों घनत्व सेम रहेगा। इसलिए वस्तु की मात्रा बदलने पे हमेशा घनत्व बदलता रहता, वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्र का पानी हो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है, समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हुआ। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो डुबो भी सकती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। घनत्व ज़्यादा होगा तभी तैराक उस पे तैरता है। नदी के घनत्व, पानी के घनत्व से उसका घनत्व ज़्यादा होता है, समुद्र का घनत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल भी इसी वजह से तैरते हैं क्योंकि बादलों का जो घनत्व होता है वायुमंडल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब कोई समुद्र में कोई पानी का बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो उसका हमेशा 1/10 भाग पानी से ऊपर रहता है। पूरा नहीं डूब के तैरता, वो तैरता तो 1/10 भाग उसका ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? जैसे हम पानी जो भरते हैं, तो पानी जैसे जैसे मान के चलिए किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो उसके जैसे जितना नीचे जाएंगे, पानी के नीचे जाएंगे तो उसका दबाव बढ़ता जाता है पानी का, तो दाब बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे दाब बढ़ेगा, और अगर नीचे की दीवारें पतली कर देंगे तो अधिक दाब होने से टूट जाएंगी। तो नीचे की दीवारें इसीलिए मोटी बनाई जाती ताकि नीचे का जो ज़्यादा दबाव है उसको सहन कर सकें। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता, बिल्कुल सही आंसर है, हो सकता है यही हो। आगे देख लेते हैं, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता, ऐसा नहीं है, गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं, द्रव घनत्व सेम होता है। अभी हमने पढ़ा था प्रत्येक जगह पे जो एक उसका घनत्व हमेशा बराबर रहता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगला, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ गलनांक। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से, जैसे हम किसी बर्फ को दबाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा, मतलब वो गल जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही, 81 नंबर का बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद इसलिए नाचती रहती है, पहला ऑप्शन देखते हैं, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बर्नौली बर्नौली के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन होता है। बर्नौली की प्रमेय कहती है जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा, जहाँ दाब कम होगा वहाँ वेग अधिक होगा। तो पानी का वेग अधिक है तो वहाँ पे दाब घट जाता है। बहुत स्पीड से पानी निकलता है तो वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है घट जाता है। तो बाहर का वायुमंडलीय दाब उसको अंदर ठेले रहता है, इसलिए पानी के साथ साथ वो घूमती रहती है बर्फ,
वो गेंद नाचती रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। क्यों पिघलता है? तो जैसे अभी हमने बताया कि जब किसी पानी का जो किसी बर्तन में या फिर हमेशा जो दाब होता है, नीचे दबाव ज़्यादा होगा तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो पिघलता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है निचले तल का तापमान अधिक होता है। ऐसा नहीं है, बर्फ़ हमेशा सेम टेम्परेचर पे वहाँ होता है। निचले निचले तल का दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। जब दाब अधिक होगा तो गलनांक घटेगा, तो नीचे से ही पिघलना शुरू कर देगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है? तो देखिए, दाब बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र पढ़े हो ना आप? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही कम लगेगा। क्षेत्रफल कम कर दोगे दाब ज़्यादा लगने लगेगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति दलदल में फंसा होता है, जब कोई व्यक्ति दलदल में फंसेगा तो अगर वो खड़ा है मान के चलिए पैरों से, तो उसके पैर कितना एरिया घेर रहे होंगे? थोड़ा थोड़ा एरिया। अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए तुम लेट जाओ, व्यक्ति को लिटा दिया गया, तो अब पूरा शरीर उसका क्षेत्रफल घेरने लगा। तो जैसे अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल कम था, अब क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से क्या होता है, दाब घट जाएगा, यानी दाब कम लगेगा। और दाब कम लगेगा तो गड़ेगा नहीं, उसी तरह वो बना रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाएगा। गलनांक घट जाएगा मतलब फिसल जाते हैं, दोनों चिपक जाते हैं। देखते हैं बी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? देखिए ऑप्शन। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती। बात तो सही है। देखते हैं अगला अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में नहीं भरी जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ऑप्शन ये। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही है, ठीक है ना। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पे कम होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भारी गैस होती है, तो नीचे ही रहना पसंद करेगी। मतलब भारी है तो नीचे दबी रहती है, ऊपर नहीं जा पाती। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है, तो नलिका में पारा गिर जाता है। नलिका में पारा क्यों गिर जाएगा? वहाँ देखते हैं। वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ऐसा हो भी सकता है। ताप में न्यूनता के साथ पारा गिर जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब गिर जाता है। जब भी किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसमें सिंपल सा फंडा याद रखना है कि उसका हमेशा वायुमंडलीय दाब गिर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। जब किसी हवाई जहाज को चलाते हैं तो उस पे दौड़ मार्ग पे दौड़ाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो जब कोई जहाज है मान के चलिए ये कोई जहाज इसको यहाँ पे इसके रास्ते पे दौड़ाया जा रहा है। यहाँ पर हवाई जहाज को दौड़ाते 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 धीरे धीरे उड़ा दिया जाता है। अब जैसे ही वायु ये यहाँ पे काम करता है बर्नौली का प्रमेय। क्यों? देखिए समझिए। जब कोई जहाज खूब तेजी से यहाँ पे दौड़ाते हैं, जब खूब तेजी से दौड़ेगा तो उसका क्या होगा, जहाँ पर वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, तो नीचे का दाब कम हो गया। जब हाँ देखिए ध्यान से, जब इसको दौड़ाएंगे तो नीचे का दाब नहीं कम होगा, ऊपर का दाब पंखों के पास का दाब कम होगा। तो पंखों का दाब कम हुआ मतलब नीचे का दाब ऊपर का दाब कम हुआ। तो ऊपर का दाब जैसे ही कम हो तो नीचे की जो वायुमंडल है, नीचे का जो दाब है ऊपर, उसको धक्का मारकर ऊपर उठा देगा। तो धीरे धीरे इसी तरह धीरे धीरे जहाज ऊपर चढ़ जाता है। तो यानी ऊपर का दाब कम हो जाता है, नीचे का दाब बढ़ जाता है। क्योंकि वेग अधिक होगा तो दाब ऊपर का घटेगा, नीचे का दाब बढ़ेगा। ऊपर का ही क्यों घटेगा? क्योंकि पंखे जो होते हैं ऊपर ही लगे होते हैं। अब देखिए, तो कह रहा कि कौन सा, अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं। तो कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए या फिर कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कार्यकारी वायुदाब कौन से दाब ने काम किया? नीचे वाले दाब ने काम किया ना, इसको ऊपर उठाने का काम कौन किया? नीचे वाला वायुमंडलीय दाब। तो कार्यकारी दाब बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये होता कि ऊपर का वायुमंडलीय दाब कैसा होता, तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब तो घट जाता है, लेकिन नीचे वाला वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। यही काम करता है इसको ऊपर उठाने के लिए, तो जहाज ऊपर धीरे धीरे उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? जैसे हमको पता है जब हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो उस पर की ओर जाने से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो जो गुब्बारा यहाँ पे हमने छोड़ा, धीरे धीरे जाते जाते वहाँ पे जाते जाते इतना बड़ा हो गया, क्योंकि दाब अंदर, अभी तो गुब्बारे का दाब ज़्यादा है तभी तो गुब्बारा गुब्बारा बना हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा तो इसके अंदर का दाब बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जाएगा और ऐसा कंडीशन आएगा कि बहुत ही वायुमंडलीय दाब घट गया, तो मतलब ये इतना बढ़ जाएगा कि आगे जाके ख़त्म हो जाता है, फूट जाता है। तो इसमें लिखा है रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फूट जाता है, यानी फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि तो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर कुकर के अंदर जो वायु दाब है वो बहुत बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, या फिर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। बात को समझिए कि क्यों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। देखिए, जब नॉर्मल खाना की बात होती है, जब नॉर्मल बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी 100 डिग्री आता है तो 100 डिग्री आते ही पानी उड़ जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम पहाड़ों पर लेकर चले जाएं तो पहाड़ों पर क्या होता है, पानी 100 डिग्री के पहले 90-80 डिग्री पे ही उड़ जाता है। लेकिन हमारा जो भोजन है, जो उसमें दाल चावल या जो भी सब्जी है, उसको पकने के लिए कम से कम टाइम चाहिए। इतना टाइम चाहिए कि वो पानी में डूबती हुई उबलती रहे। अगर पानी ही उड़ के निकल गया तो काहे में उबलेगी वो, फिर उसी में जल जाएगी। तो इसीलिए पानी को देर तक उसमें रोकना पड़ता है। देर तक रोकने का मतलब पानी जो उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, उसको हमें कम से कम 110 या 120 तक रोक के रखना, कि तुम 120 डिग्री तक रुको, तब तक ये सब्जी तुम्हारे अंदर उबल जाएगी, पानी के अंदर उबल जाएगी। और अगर वो पानी 70 या 80 या 90 पर ही उड़ गया तो सब्जी बची रह जाएगी, पानी उड़ गया तो सब्जी काहे में उबलेगी, काहे में पकेगी, वो झूर हो जाएगी, वो उसी में जल जाएगी। तो इसलिए पानी को 120 तक रोक रखने के लिए, यानी उसका पानी का जो क्वथनांक है उसका तापमान बढ़ा दिया जाता है, ताकि प्रेशर कुकर का दाब बढ़ाने से उसका ताप बढ़ जाता है, पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। इसीलिए पहाड़ों पर भी प्रेशर कुकर से खाना पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, सूर्य पर हमेशा ऊर्जा का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया नियंत्रित, नहीं तो ये भी होता है नियंत्रित या फिर अनियंत्रित। तो अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सा से सूर्य और सा से संलयन, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अभी हमने बताया नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बी सही है। अगला क्वेश्चन, डायनामो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनामो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो क्या करता है, जो डायनामो समझते हैं आप, जो जनरेटर होता है, उसमें यंत्रों से यानी घुमाते हैं उसको और उसी से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। हमने शादी ब्याहों में देखा होगा आपने। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? सिंपल सी बात है, जो सौर ऊर्जा लगे होते हैं क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि गद्दा या जो भी है वो तो स्थिर है ना। तो स्थिर पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थिर वस्तुओं में हमेशा स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, चली हुई गोली, इसमें तो गतिज ऊर्जा होगी ही, गोली निकल चुकी है। बहता हुआ पानी, इसमें भी गति हो रही है, मतलब गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, इसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है, ये स्थिर अवस्था में है। अब इसको अगर छोड़ देंगे तो गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चलते हुए धनुष में कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो अभी हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़ा है, 1/2 mv²। तो अगर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, मतलब उसकी जो
उसकी वेग दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि क्योंकि पहला ऑप्शन दिया व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, तीसरा ऑप्शन व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, तो चौथा ऑप्शन व्यक्ति कोई कार्य नहीं। कोई कार्य तो कर रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब विस्थापन हो रहा, तो काम तो हो रहा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में नहीं कार्य कर रहा क्योंकि सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, अब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींचती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं हुआ। अब देखिए व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए लिखा है व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, पृथ्वी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब पृथ्वी किसी बल को जब पृथ्वी किसी वस्तु को किसी बल से नीचे की ओर खींचती है तो वो गुरुत्व बल कहलाता है, और जब कोई पिंड या कोई अन्य वस्तुओं पर जब कोई बल लगाया जाता है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि पृथ्वी के विरुद्ध कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ये कौन सा नियम होता है? ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी क्रिएट। ऑप्शन नंबर ए से ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये होता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ये कहता है कि जैसे मान के चलिए कोई बर्तन है, इस बर्तन में अगर द्रव भरा है, अब वो भी आदर्श द्रव होना चाहिए। द्रव हो, ऐसा ना हो कि उसको दबाएं तो दब जाए। जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा दाब लगाया तो इधर उतना ही पानी बाहर छलक के निकलना चाहिए। थोड़ा सा दाब लगाओ, थोड़ा सा पानी, ऐसा ना हो कि इधर दाब लगाओ तो पानी उसी में सिमट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है स्वचालित वाहनों में पास्कल का नियम काम करता है। जैसे जो है डिस्क ब्रेक होती है, तो इधर से उसमें पाइप होता है, अब यहाँ तक उसमें लिक्विड भरा होता है, यहाँ तक पूरे पाइप में लिक्विड भरा है। जैसे इधर से थोड़ा सा दाब लगाते हैं, तुरंत ये लिक्विड आगे की ओर बढ़ जाता है, तो एक एक सेकंड भी नहीं लेता, तुरंत आगे बढ़ता। तो ये डिस्क ब्रेक का काम करता है, द्रव चालित ब्रेक इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही। जितनी हाइड्रोलिक प्रेशर वाली गाड़ियाँ आती हैं, जो भी मशीनें आती हैं, इन सब में पास्कल का नियम ही काम करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? मतलब घुमाई क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका देखिए, पहला, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किए जा सकते हैं। नहीं, अपकेंद्री बल लगता है उसमें मथानी में, या फिर जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें लगता है। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं, घर्षण तो होता ही है कुछ ना कुछ, तभी तो रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, यही ऑप्शन सही है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? एफ बराबर mv²/r। तो ये घुमाव, जब कोई चीज़ मुड़ती है तो उसी टाइम पर ये अभिकेंद्री बल काम करता है। जैसे कोई साइकिल सवार चलता है तो घूमते समय उस पर अपकेंद्री बल ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता इसलिए है, पहला ऑप्शन दिया, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर गलत। पहला, वह झुकता है ताकि गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वह वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके, नहीं, गलत है। वह झुकता है ताकि वक्र पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाल सके। दाब की यहाँ पे कोई बात नहीं होती, यहाँ पे काम करता है अभिकेंद्री बल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, कैसे झुकता है, तो अंदर की ओर झुकेगा।
ताकि उस पर वो गुरुत्व के आधार के केंद्र के अंदर आ सके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अभी हमने बताया था अपकेंद्री बल काम करता है, जो कपड़े धोने की मशीन होती है या फिर जो मथानी होती दूध मथने वाली, ये सब अपकेंद्री बल के नियम से कार्य करते हैं। जो अभिकेंद्री बल होता है वो सड़क पर साइकिल चलाते समय या मोड़ आते समय अभिकेंद्री बल कार्य करता है, और अपकेंद्री बल मथानी में या फिर कपड़े धोने की मशीन में काम करता है। अगला, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम नहीं हो सकता। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन, वैसे वजन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वजन तो और बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की ऊंचाई पर W बराबर mg होता है। जी ऊपर जाने पे बढ़ेगा तो वजन तो और बढ़ जाएगा। पानी और बाल्टी के बीच संसंजन बल अधिक होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या? तो अभी हमने बताया कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करेगी? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करेगी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण ये है कि वहाँ का जो गैस, देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके माध्य मूल वेग से कम होता है। यानी हमारे वायुमंडल पर जो गैसें स्थित हैं, जो गैसें रुकी हुई हैं, वो पलायन वेग से उनका वेग कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पलायन वेग से निकलने नहीं देता है, लेकिन जो चंद्रमा पर होता है, इस पर गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है वो वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यानी जो गैस के अणु आपस में गति करते हैं उससे कम पलायन वेग होता है, तो वह गति करके वायुमंडल को पार करके निकल जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। वहाँ पे कोई भी गैस अगर पहुँचा भी दी जाए तो वे उड़ जाएंगी, उसके वायुमंडल को निकल जाएंगी पार करके। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ध्यान से देखिए, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर ये काम करता है जेट। कौन सा काम करता है? जेट कार्य करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉकेट जो होता है न्यूटन गति के तृतीय नियम से काम करता है। हेलीकॉप्टर बर्नौली के नियम से काम करता है। विमान भी बर्नौली के नियम से काम करता है। तो ये रैखिक संरक्षण का नियम से कौन कार्य करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कार्य करता है। और जो बर्नौली के प्रमेय है उसमें वेग वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? 119 नंबर, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? मतलब किसी वस्तु को कितने तेजी से फेंका जाए ताकि वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए चला जाए? तो ये वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से अगर हम किसी चीज़ को एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर फेंक दें कि वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जा सके, तो समझिए कि वो वायुमंडल को पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी को बोलते हैं पलायन वेग, यानी वस्तु पलायन कर जाएगी हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का मतलब होता है जो भूमि के चारों तरफ घूमता है, यानी हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है उपग्रह, उसका आवर्तकाल कितना होता है? जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, जो कृत्रिम सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो कृत्रिम अ, सैटेलाइट होते हैं, इनका आवर्तकाल कितना होता है? तो इनका आवर्तकाल पूरा का पूरा एक दिन मतलब 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। बताया ना अभी हमने, क्योंकि वो पलायन कर जाएगा, यही उसका पलायन वेग कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग आधे घंटे का हो चुका है। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है, इस तरह की सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप प्लेलिस्ट से जाइए या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाइए और क्रम से हर एक वीडियो को शुरुआत से देखिए, ताकि आपको जो भी चैप्टर में पढ़ाऊँ बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह डेली क्लास में आइए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते दोस्तों।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, जो भी कमियाँ हो, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।